We attended. We want to start a lecture. आपके पास स्टार्ट करना है आज एक न्यू चैप्टर और उसका नाम है चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर नंबर 19 आई वांट टू टेक स्टार्ट और उस चैप्टर का नाम आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की वो ब्रांच है in which we study about properties and structure of a nucleus and also the reaction of two nuclei। एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करें, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें। उसको अपनी आम जबान में कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। एक ऐसी ब्रांच जिसमें स्टडी की जाए आपके पास न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के बिहेवियर के बारे में। उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ही नहीं होता बल्कि दो न्यूक्लियस जिनका प्लूरल कहलाता है न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई का आपस में जुड़ना और एक बड़े न्यूक्लियाई का टूटना, वो भी आपके पास जिस ब्रांच के अंडर स्टडी होता है उसको भी हम जो नाम देते हैं वो आपके पास कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब अगर आपसे बात की जाए कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आपको पता होना चाहिए किसी भी इमारत की जो दारोमदार है वो उसकी बेस पर है। अगर बेस कमजोर हो तो इमारत कभी भी गिरने का खतरा होता है। इसी तरह एक एटम का सारा दारोमदार उसके न्यूक्लियस पर है। न्यूक्लियस इज द मैसिव पार्ट ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस इज द मैसिव पार्ट ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस एटम का एक मैसिव पार्ट है जिसके ऊपर पूरी एटम का वेट मुनहसर है, यानी कि पूरे एटम का वेट जिस पर डिपेंड करता है वो आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अराउंड कुछ स्टेट्स मौजूद होती हैं और स्टेट्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कहलाते हैं। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर हमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स मिले थे। दीवारें, कुर्सियां, बेंचेस, स्केल, रबर, सब एटम से मिलके बने हुए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम। और एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एटम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच आर रिस्पेक्टिवली नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे हल्का। प्रोटॉन इज द heavier and neutron is the heaviest। इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो एक लाइटेस्ट पार्टिकल, प्रोटॉन एक हेवियर पार्टिकल और न्यूट्रॉन एक हेवीएस्ट पार्टिकल है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक एटम के अंदर इनकी पोजीशंस को लोकेट कर दें तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। आपको पता होगा
जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों आपके पास न्यूक्लियस के अंदर दिख रहे हैं। तो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों आपके पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक आपके पास कहलाता है प्रोटॉन और एक। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है तो आपने बोलना है नेगेटिव। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है तो पॉजिटिव। और अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पे कंसीडर होता है। अब आइए जरा इनकी प्रॉपर्टी पे कंसर्न कर लेते हैं। सबसे पहले आता है तस्करा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। Electron has negative charge. Electron revolves around the nucleus. Electron has negative charge. Electron पे आपके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास रिवॉल्व करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 exponent minus 31 kg. Mass of electron is 9.11 exponent minus 31 kg. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 exponent minus 31 kg. It is about to none. बहुत छोटा है। एक्सपोनेंट नेगेटिव में जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी। That's why we have called it the lightest particle. तो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 केजी और ये लाइटेस्ट पार्टिकल है। अगर आपसे कोई पूछे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। भूलने की नहीं होती, आई एम अगेन रिपीटिंग, चार्ज को डिनोट किया जाता है किससे? Q। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू दरियाफ्त करें तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है that is 1.6 exponent minus 19 कूलम और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज तो -1.6 exponent minus 19 और चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। कूलम को डिनोट करते हैं कैपिटल C से। चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। चार्ज कूलम के अंदर रिप्रेजेंट होता है, कूलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन के बारे में तफसील करें बैठकर तो प्रोटॉन वो पार्टिकल है which is present inside a nucleus। एक ऐसा पार्टिकल which is present inside a nucleus। एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन is a positively charged particle, so it has positive charge। इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा एक सिंगल प्रोटॉन का मास बताएं तो एक सिंगल प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.67 एक्सपोनेंट minus 27 kg। This is also a constant 1.67 exponent minus 27 kg। This is the mass of single proton। इसकी एक्सपोनेंट कितनी है और इसकी कितनी है? -27 is greater than -31। नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो -27 -31 से बड़ा है। इसका मतलब आपके पास it has higher mass and it has lighter mass या lower mass। और इन दोनों पर चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, बस साइन चेंज होते हैं। जितना एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव उतना ही एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई पूछेंगे इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम पॉजिटिव। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के चार्जेस लगभग नहीं
एकदम डिट्टो सेम होते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90 नेगेटिव है तो प्रोटॉन पे वही चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन पर भी बैठकर तबसरा करें तो आपने तमीज़ें माननी शुरू करेंगे। न्यूट्रॉन भी कैसा पार्टिकल है विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस। ये कैसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है वो हमारे पास कहलाता है न्यूट्रॉन। उसको हम न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे किसी किस्म का दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। या आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। याद रखिएगा जितना मास प्रोटॉन का होता है लगभग उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होता है। इनके मास में इस तरह का फर्क समझिए कि अगर एक है 3 और एक है 3.1 तो इनमें कोई फर्क है ज़्यादा? इनमें ज़्यादा कोई फर्क तकरीबन बिल्कुल सेम 3 और 3.1। लेकिन बड़ा कौन छोटा कौन है? तो ये बड़ा वाला कौन सा होगा और छोटा वाला? तो दोनों के मासेस लगभग बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ क्या लिखा है न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल। और इसका भी जो मास होता है होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी। 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी। इसका मास भी 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी होता है। अब आप मुझसे अगर बहस करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 एक्सपोनेंट 27 केजी। यहाँ पे आता है 24। जबकि न्यूट्रॉन का होता है 1.6748 एक्सपोनेंट माइनस 27 2 केजी। आप देखिए जरा यहाँ भी 1.67 तो तभी हम कहते हैं लगभग इनके मासेस बिल्कुल। लेकिन आगे जाके देखिए इसकी डिजिट क्या है 2 और 4 और इसके डिजिट क्या है तो इसका मतलब 448 इज ग्रेटर देन 24। तभी हम कहते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली नॉट बहुत ज्यादा बट जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो पूरे एटम के अंदर सबसे भारी भरकम पार्टिकल जो होता है वो कौन सा होता है न्यूट्रॉन। वो आपके पास न्यूट्रॉन होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बारे में। आप थोड़ा सा बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बारे में कि एटम का जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है वो कैसा होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये एक पूरा एटम। एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक आपके पास है प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंबाइनली रेफर्ड एज न्यूक्लियॉन्स। अगर आपसे मैं बोलूंगा एक न्यूक्लियॉन तो इसका मतलब आपने मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम बताना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम एक न्यूक्लियॉन बनाएगा। तो याद रखिएगा न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर बोलते हैं और उसको हम अपनी आम जुबान में न्यूक्लियॉन का नाम दे रहे होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं जितनी भी खवातीन यहाँ बैठी हैं और जितने भी हजरात यहाँ बैठे हुए हैं मुझे ये बताइए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी कहते हैं। जी अलीजा क्या कह रही हैं आप? किसी भी एलिमेंट पे जो नंबर होता है और मास। एटॉमिक नंबर होता है किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाएंगे
जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाएंगे वो कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, total number of protons present in a nucleus of an atom. Total number of protons present in a nucleus of an atom. Total number of protons present in a nucleus of an atom is known as what? Atomic number. It is denoted by Z. इसको Z से डिनोट किया जाता है। इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की टोटल तादाद उस एलिमेंट का आपको बताएगी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल Z से, उसको कैपिटल Z से डिनोट किया जाएगा। अब इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मास नंबर क्या होता है, या अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी आपके पास एलिमेंट में अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद का सम करें, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है एटॉमिक मास के बराबर होता है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए तो उसके लिए आपको उसके प्रोटॉन पता होने चाहिए, उसके लिए आपको उसके न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट इट्स मास नंबर। मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A and that is equal to number of protons plus number of neutrons. Number of protons और number of neutrons इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के नतीजे में you will get its atomic mass। मेरे पास ये atomic mass ऐसी रहा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिनोट किससे करते हैं? Z। तो इसकी जगह क्या आएगा? Z। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n। तो फार्मूला बना इज इक्वल टू Z प्लस n। Z को मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलूं, एटॉमिक नंबर बोलूं, बात एक ही है। तो मेरे पास E का फार्मूला बना इज इक्वल टू Z प्लस n। एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन की सम के बराबर होता है। अगर आपसे बोला जाए कि क्या बोला जाए, आप बताइए कि किसी भी एलिमेंट की जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? किसी भी एलिमेंट की जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? अगर कोई भी एलिमेंट है, वो एट सपोज कोई एलिमेंट मेरे पास है x, तो x अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो ऊपर उसका मेंशन होता है एटॉमिक मास और नीचे मेंशन होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो इफ यू हैव x में ऊपर उसका मास नंबर होता है और नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मौजूद है एक एलिमेंट जिसका नाम है सोडियम, नाम तो सुना होगा, और सोडियम का मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। मुझे इसकी न्यूट्रॉन्स बताइए। -23 से 11 -30। और क्या ढूंढना है? न्यूट्रॉन ढूंढना है। माइनस करा दीजिए। सबने बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मैंने आपसे बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस इसका मतलब वी वांट टू फाइंड n। n उस वक्त मिलेगा जब भी प्लस z वहां जाके a का मतलब एटॉमिक मास, z का मतलब एटॉमिक नंबर। मास कितना है? एटॉमिक नंबर 23 में से 11 को माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 12। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 12 जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11। प्रोटॉन की तादाद 11 है और न्यूट्रॉन्स की तादाद 12 है। कोई भी एलिमेंट होगा उसके अंदर जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होगी, यहाँ उसका मास नंबर होगा और यहाँ उसका एटॉमिक नंबर। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे बताइए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें सब रंग बिरंगी टोपियां पहनते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? नहीं, उनके इलेक्ट्रॉन्स Atoms of the same element which have same atomic number, different atomic masses. अभी आपकी कश्ती डूब रही थी, मैंने सहारा देकर उसे साहिल तक पहुंचा दिया। Atoms of the same element which have same atomic number but different atomic masses. एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम, इसका मतलब प्रोटॉन्स की तादाद में कोई फर्क नहीं। एटॉमिक नंबर सेम तभी रहता है जब प्रोटॉन्स की तादाद चेंज ना हो। तो आपके पास एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं आइसोटोप्स। Isotopes, atoms of the same element which have same atomic number but different atomic masses. एक ही एलिमेंट की आपके पास डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम हो, जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आइसोटोप्स का रीजन बताएं क्रिएट होने का, तो आपने बोलना है दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से पैदा होते हैं। न्यूट्रॉन्स बदलेंगे तो आइसोटोप्स आपके पास आएंगे। अगर न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है आइसोटोप आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आइसोटोप की जो इब्तिदा है वो न्यूट्रॉन्स का उसको सर्टिफिकेट जाता है चेंज होने का। सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट हमारी अर्थ पे कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड इट इज फाउंड अबंडेंटली ऑन अर्थ। और आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक कहलाता है प्रोटियम, एक कहलाता है ड्यूटेरियम और एक कहलाता है ट्राइटियम। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स, एक प्रोटियम कहलाता है, एक ड्यूटेरियम कहलाता है और एक ट्राइटियम कहलाता है। अगर मैं आपके सामने तीनों के स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो ये इसका स्ट्रक्चर आया, ये इसका स्ट्रक्चर आया, ये इसका स्ट्रक्चर आया। प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ट्राइटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट मास और दिस रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स कितने? 1, तो यहाँ पे आ गया 1 और 1 + 0 1 0, 1 + 0 1, तो ये बना 1H1। उसके बाद आपके पास आया ड्यूटेरियम। प्रोटॉन्स की तादाद यहाँ पे क्या आया और यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम 2। प्रोटॉन्स की तादाद 2 + 1 3, तो उसके 3 आइसोटोप बने 1H1, 1H2 और 1H3। This is naturally radioactive। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास वो कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो हमारी तरह बेचैन होता है, तो आपने बोलना है ट्राइटियम। ट्राइटियम आपके पास अनस्टेबल है और ट्राइटियम आपके पास रेडियोएक्टिव है। ट्राइटियम अनस्टेबल है और ट्राइटियम रेडियोएक्टिव है। तो याद रखिएगा आपके पास ट्राइटियम इज अनस्टेबल और ट्राइटियम इज रेडियोएक्टिव। तो हाइड्रोजन के आपके पास 3 आइसोटोप हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। प्रोटियम मेरी तरह नॉर्मल है, ड्यूटेरियम भी मेरी तरह नॉर्मल है और ट्राइटियम यहाँ बैठे कुछ लोगों की तरह एब्नॉर्मल है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास वो रेडियोएक्टिव कहलाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब वक्त आ गया है कि आपसे कुछ सवाल किए जाएं और अच्छी तरह खांस लें, जिसको भी खांसी हो रही है
चुके सब? टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। द टॉपिक नेम इज रेडियो एक्टिविटी। हम जानना चाहते हैं कि आपके पास रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, वो सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से वो सारे कुदरती अनस्टेबल होते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, वो सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, they all are naturally unstable। जब कोई चीज अनस्टेबल होती है तो आखिरी दम तक उसकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल करे। तो कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से वक्फे वक्फे से, जिसकी कोई कैद नहीं है, चाहे वो 1 सेकंड के बाद, चाहे वो 2 सेकंड के बाद, चाहे वो 1 मिनट के बाद, चाहे वो 1 सदी के बाद, वक्फे वक्फे से स्पॉन्टेनियस, जिसकी कोई कैद पाई नहीं जा रही, अपने अंदर से वो रेडिएशन एमिट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ना आपने उसको चूल्हे पे रखा हुआ है, ना आपने उसको बैटरी दी है, और ना आप खुद उसको पकड़ के खड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं। वो सारे एलिमेंट्स जो आपके पास कुदरती तौर पर अनस्टेबल हो, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्पॉन्टेनियसली ग्रेजुअली अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते हैं। जो अपने अंदर से वो रेडिएशंस इमिट करते हैं वो कहलाती हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। जो एलिमेंट ये काम करते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इंग्लिश की रट्टू तोते बनेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट उस वक्त क्लियर होगा जब एक डेफिनेशन आसान अल्फाजों में मतलब के साथ आपको समझ में आए। किसी ने कहा रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो आपने कहा जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो all are naturally unstable. In order to stable themselves, they continuously emit invisible radiations and the manifold. And these radiations are called radioactive radiations, and the process is known as radioactivity, and the elements are known as radioactive elements. रेडियोएक्टिविटी को जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल वाज अ साइंटिस्ट who discovered radioactivity accidentally, अचानक। ये काम कर रहे थे एक लेबोरेटरी में, कमरे में अंधेरा था। तो जब ये काम कर रहे थे लेबोरेटरी में, कमरे में अंधेरा था, तो उन्होंने देखा दूर से एक चीज चमकती हुई नजर आ रही। अब आपको बताएं, जब कोई चीज अंधेरा हो और चमके तो हमारा तजस्सुस बढ़ जाता है कि वो क्या चमक रहा है, कि जब पूरे कमरे में अंधेरा तो मौजूद है। तो जब उन्होंने अंधेरे में काम कर रहे थे, अब साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होता है और साइंस भूत, आपकी बात नहीं होगी जी। तो आपके पास जो साइंटिस्ट है वो तो साइंटिस्ट होता है, और साइंटिस्ट के जो दिमाग होते हैं वो होते हैं खुराफाती। अगर उनको कोई भी कैसी चीज अनयूजुअल नजर आ जाएगी जो कि आम जिंदगी मुमकिन ना हो, तो वही सोचते बैठ जाएंगे कि भाई यहाँ पर अगर ये चीज ऐसे हो रही है तो ऐसे क्यों हो रही है। तो ही डिड द सेम। उनको वहां से कोई एलिमेंट स्पार्कलिंग नजर आया और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी। उसको उन्होंने आपके पास एक शीट पे लपेटा, सुनने मेरी बात, उसके बाद लीजिएगा। जब उन्होंने उसको शीट पे लपेटा, थोड़ी देर के बाद शीट खोली तो उन्होंने देखा शीट के ऊपर कुछ निशानात पाए जा रहे थे। तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि इस एलिमेंट में से कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है। तब जाके वजूद में आई थी कौन? रेडियोएक्टिविटी। डेफिनेशन लिखना चाहे तो those elements which have atomic number, those elements which have atomic number
greater than 82. Those elements which have atomic number greater than 82 are naturally unstable. And they spontaneously and they spontaneously emit and they spontaneously emit invisible radiations and they spontaneously emit invisible radiation without any external source. Without any external source. लिखा बेटा? These radiations are called. बता रहे पूछ रहे बता रहे. These radiations are called radioactive radiations. The elements are known as radioactive elements. These radiations are called radioactive radiations. The elements are called radioactive elements. And the process is known as what? Radioactivity. And the process is known as radioactivity. And the process is known as radioactivity.